आज से है नवरात्रि के त्योहारों की सीजन की शुरुआत, लेकिन दुनिया भर के बाजारों से शुरुआत करने के लिए संकेत हैं कमजोर। लेकिन इस कमजोर संकेतों में मौके खरीदारी के हैं या फिर रहना है सावधान। क्या बनाएं स्ट्रेटेजी, चाहे आप निवेशक हो या फिर ट्रेडर्स, इसी पर रहेगा आज का हमारा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, त्योहारी सीजन के आपको ढेरों शुभ त्योहार का ही वक्त होता है और मजा आता है। बिल्कुल दीप, और यहाँ से एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिवाली के सीजन की तरफ और नज़दीक बढ़ रहे हैं। और अब नवरात्रि, दशहरा और उसके बाद दिवाली के त्यौहार होंगे। और जो लोग इस वीकेंड पर डाओ या एसजीएक्स निफ्टी देखकर एंजॉय नहीं कर पाए, उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि गणेशोत्सव जैसा तो मामला नहीं है कि हमेशा गणेशोत्सव में बाजार मजबूत रहते हैं, जो हम रिसर्च आपके लिए लेकर आए थे, लेकिन आमतौर पर नवरात्रि के अवसर पर भी बाजार पॉजिटिव रहते हैं, मूड माहौल अच्छा रहता है। अब मूड माहौल अच्छा रहने के दो मतलब होते हैं। अगर दुनिया भर में तेजी तो हम ज़्यादा जोर से कूदेंगे, भागेंगे, और दुनिया भर में कमजोरी तो हम उतना नहीं गिरेंगे। चिंता न करें, हम दुनिया भर के बाजारों से बेहतर रहेंगे इस नवरात्रि में। ये कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पर रखिए। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल हाँ 100%, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए, बढ़िया है। और त्योहारी सीजन के लिए कुछ बेहतरीन प्रोग्रामिंग भी हमने तैयार करी है। इस पूरे दिन, इस पूरे सीजन में हम बताने वाले हैं अपने सबसे शुरुआत वाली प्रोग्रामिंग सबसे पहले बता दूं दीप, आज सुबह से 9 बजे हमारे दर्शकों की बड़ी मांग थी कि आप एसआईपी स्टॉक्स पहले लेते थे, नहीं आ रहे, उनमें हमें निवेश करके बड़ा फ़ायदा हुआ है। और फंडामेंटली मजबूत स्टॉक, ताकि बाजार जब भी गिरे घटे तो हम ले पाएँ। तो आज से हम नवरत्न एसआईपी शेयरों की शुरुआत कर रहे हैं। तो यानी कि 9 दिनों तक हम आपको 9 ऐसे बेहतरीन स्टॉक देंगे जहाँ पर आप एसआईपी करके अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो एसआईपी स्टॉक्स का एक एक्सटेंशन है। सुबह 9 बजे आपको ये मौका मिलेगा। कहना ये चाहता हूँ कि ये वो स्टॉक हैं जहाँ आपको बाजार की इस गिरावट में आराम से फोकस करके शांति से जब भी मौका मिले खरीदारी करनी। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये ट्रेडिंग के लिए आज या कल वाले नहीं, साल 2 साल 3 साल के व्यू से आप लें। और साल 2-3 साल में बाजार हमेशा आपको मौके देता है सही लेवल पर खरीदारी करने का। अभी तो जो ग्लोबल मूड माहौल है उसमें आपको बढ़िया मौका मिलेगा। लिस्ट बना के रखिए, लेवल अपने हिसाब से तकनीकी तौर पर या जो आपको ठीक लगे वहाँ पर शांति से अगले कुछ दिनों में आपको जब मौका मिले खरीदारी कीजिए। डन सर। तो चलिए, नवरत्न एसआईपी स्टॉक रोज सुबह 9 बजे आपको मिलने वाला है। और भी काफी सारी प्लानिंग है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और पूरे सीजन, पूरे दिन बात भी करनी है कई सारी चीजों के बारे में। पहले आज के जो ट्रिगर्स हैं वो समझ लेते हैं सर। बिल्कुल, ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों से फिर से कमजोरी के आते दिख रहे हैं। 500 अंक गिरकर डाउ लगभग 2 साल के निचले स्तरों तक पहुंच रहा है। 22 महीने के निचले स्तरों पर डाउ पहुंच चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना सीरियस अमेरिकी बाजारों में है। रुपया हमारा रिकॉर्ड लो पर है और उसकी वजह यह है कि डॉलर इंडेक्स मजबूत होता दिख रहा है। 20 साल की नई ऊंचाइयों पर डॉलर इंडेक्स 113 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी खबर आती दिख रही है भारतीय बाजारों के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए। वो है कच्चे तेल में तेज़ गिरावट। 85 से 86 डॉलर की रेंज में अब कच्चा तेल आता दिख रहा है। इस साल के, इस कैलेंडर ईयर के निचले स्तरों की तरफ आता दिख रहा है। जनवरी के बाद 8 महीनों में हमें फिर से 86 डॉलर के दर्शन हुए हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है। और हर्षा इंजीनियर्स, एक और खिलाड़ी, अपनी दमदार पारी की शुरुआत करने के लिए, पारी की दमदार शुरुआत करने के लिए तैयार है आज बाजार में। हर्षा इंजीनियर्स, जिस आईपीओ को लोगों ने हाथों हाथ लिया था। लेकिन दीप, ये तो ट्रिगर्स है जो आज के हैं, लेकिन मेरे को इससे ज्यादा ट्रिगर्स जो मजबूत दिखे वो वीकेंड के। बिल्कुल सर, मतलब सुपर वीकेंड था एकदम जबरदस्त। स्पोर्टिंग के लिए अगर आप स्पोर्ट लवर हैं तो मजा आ गया। कोर्स है। और सबसे पहले तो कल देर रात भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही रोमांचक मुकाबले में, हालांकि मुझे लगा नहीं रोमांचक है, मुझे एक तरफा ही लग रहा था, कहीं ऐसा लगा नहीं कि हम 8 ओवर वाला ज्यादा मजेदार था। 8 ओवर वाला तो बहुत जबरदस्त अल्टीमेट था। वो दोनों ही मैच देखने का बड़ा आनंद आया। और कल एक जरूरी जीत जो थी, और इसके साथ ही ना लगातार 10 सीरीज घरेलू मैदान पर जीतने का T20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमारा। लेकिन इसके साथ साथ इससे बेहतर प्रदर्शन महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड में जाकर हुआ है। हमने तो अपने ग्राउंड पर जीता है, नो डाउट। ऑस्ट्रेलिया को हराना बड़ी बात नहीं, लेकिन इंग्लैंड को जाकर इंग्लैंड में ही हरा देना ये बड़ी बात है। और जूलन गोस्वामी, जिन्होंने वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लिए, इवन कपिल देव से ज़्यादा विकेट उनके पास में है, तो आई थिंक उनको जिस तरह की विदाई मिली है रिटायरमेंट पर, 40 साल की उम्र तक खेलना कोई मजाक नहीं है, वो भी फास्ट बॉलर के तौर पर। सो आई थिंक शी डिजर्व दैट। और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। और इंडियन वुमेन्स टीम ने जो कमाल किया, गजब है, लाजवाब है। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी, एक और रिटायरमेंट जो हुआ रॉजर फेडरर साहब का, जिसने आंखें नम की काफ़ी लोगों की, सारे टेनिस लवर। और कल मैं ये सोच रहा था कि
तीन बड़े खिलाड़ी नडाल, जोकोविच और फेडरर, तीनों एक साथ एक एरा में हैं और तीनों ने इतने ग्रैंड स्लैम जीते। सोचो तीनों के लिए कितना मुश्किल समय रहा होगा कि तीनों बराबर की एक तरह के प्लेयर आप कह सकते हैं, 19-20 19-20, लेकिन तीनों ने जो कमाल किया। तो टेनिस के लिए भी एक ऐसा शून्य है रोजर फेडरर और साथ में तीनों थे फेयरवेल के लिए, साथ में तीनों थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें ये कहते हैं कि जो जीत होती है वो स्पोर्ट्स की होती है, जब आप ऐसा करते हैं मजा आ गया। सब अच्छी बात करेंगे, सब अच्छी बात है, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी है। अब वो मैं पूछ रहा था, वो मैं सोचा एक बार पहले टच आप बता दो फिर टच करते हैं। दीप्ति शर्मा काफी सवाल उठे हैं सर इसको लेकर। दीप्ति शर्मा का रनआउट जो हुआ इंग्लैंड में, दीप ऐसा है, सिंपल है ना, इसको मैं एक ही लाइन में सब कुछ समझा। जो सलमान खान की पिक्चर आई थी रेडी, हाँ, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, आप कुछ भी करें ठीक है। ये है ना, समय चला गया जी। अब क्रिकेट में भी हम महाशक्ति है, हम जो कहेंगे, हम जो करेंगे वही सही है। और अगर रूल्स बुक में है तो बिल्कुल 100% सही है। ये वैसे ही वाला मामला है कि अगर ये किसी ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश प्लेयर ने किया होता तो शायद बवाल नहीं मचता, लेकिन हमारी इंडियन प्लेयर करे, गलत क्या है, एकदम रूल है। अश्विन ने भी किया था, तब भी इसी तरह की बात हुई। स्प्रिट का मतलब जब अगर थर्ड एम्पायर के पास रन आउट का मामला जाता है और अगर आप एक मिलीमीटर से भी आपका बैट अंदर है तो आपको नॉट आउट माना जाता है लाइन पे। मतलब वहां तो आप तो फिर खाली बैट्समैन ही खिला दो 11 की 11, बॉलर्स की जरूरत क्या है। वैसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट में बॉलर्स के अगेंस्ट में रूल ज्यादा है। ट्रू, नो डाउट, है ना, नो डाउट। तो इसलिए जो कुछ भी दीप्ति शर्मा ने किया काबिल तारीफ है। शर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मतलब ये करना ही चाहिए, राइट, नॉट दैट कि और वैसे भी हम तो सीरीज जीते हुए, हमें कौन सा फर्क पड़ता था, लेकिन जो तो सही है कभी कभी लेसन मुश्किल तरीके से सिखाए जाते हैं, आसानी से नहीं। तो जिन्होंने नियम बनाए वही नियमों पे सवाल उठाएंगे तो फिर तो जो हम कर रहे हैं वो सही है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सीरीज तो क्लीन स्वीप है, ये तो मजा आया। अच्छा, सारी अच्छी बातें हो गई, अब थोड़ा मजार पर आते हैं अनिल जी। बाजार में क्या खराब है? हाँ, खराब क्या है, सब अच्छा तो है, सब अच्छा है, और क्या क्या खराब है? नीचे से देखो तो चल क्या रहा है सर? जब से फेड पॉलिसी आई, मालूम था थोड़ा बाजार रिएक्ट करेंगे, पर जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है और दिन बर दिन जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, क्या दर्शा रहा है सर? दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि जो डर और डर की वजह है वो सब पता है जी। पिछले हफ्ते हमने एक ही चीज़ कही थी फेड की मीटिंग के बाद, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है, वो है डॉलर इंडेक्स, करेक्ट। और आप देख लीजिए पूरी दुनिया को इस वक्त डॉलर इंडेक्स नचा रहा है। पिछले 4 सेशन में यही हुआ है फेड की मीटिंग के बाद में, और यही होगा भी। जब तक डॉलर इंडेक्स आपका ठंडा नहीं होता तब तक आपके लिए अमेरिकी बाजारों में या दुनिया भर के बाजारों में एक रिकवरी आना मुश्किल है, राइट। और डॉलर इंडेक्स के ठंडे नहीं होने के पीछे अपने कारण हैं, चाहे वो महंगाई के हों, चाहे ब्याज दरों के बढ़ने के हों, चाहे रिसेशन के डर को लेकर हों। लेकिन जो कुछ शुक्रवार को हुआ है दुनिया भर में, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और अलग पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। क्या हुआ है? डॉलर इंडेक्स तो मजबूत हुआ, ये 20 साल की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, लेकिन सामने देखिए आपके लगभग सारे एसेट क्लास में तेज गिरावट हुई है, करेक्ट। सोना चांदी जैसे भी बुरी तरह से गिर गया, बुरी तरह। जो कायदे से देखा जाए तो जब महंगाई ज्यादा हो तो सोना चांदी के तो दाम बढ़ने चाहिए, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट तो हेज है, exactly. सोने की जरूरत इन्फ्लेशन के अगेंस्ट पड़ती है कि महंगाई के, exactly. तो इस बार तो वो हो नहीं रहा। बाकी मेटल्स गिर रहे हैं, इक्विटी मार्केट गिर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड हाई है आमतौर पर, और इस वक्त सबको मंदी दिख रही है 22 महीनों के निचले स्तरों पर अमेरिकी बाजार। यही चाहिए, अच्छा यही चाहिए। जब एक साथ सारी बुरी खबरें आती है, जब एक साथ सब कुछ खराब होता है, और जब एक साथ सबको आगे भी सब खराब दिखता है, तभी तो मार्केट बॉटम बनाते हैं। बिल्कुल, ये हमने पहले अब इसका मतलब ये नहीं कि शुक्रवार को बन गया या आज बनेगा, राइट। ये प्रोसेस है, एक इवेंट नहीं है। बॉटम बनना एक प्रोसेस है। सो अमेरिकी बाजार भी अपनी सारी खराबियों को, सारी कमियों को, सारे नेगेटिव फैक्टर्स को अपने आप में ले रहे हैं। लेने दीजिए। सो आई थिंक आप कहीं न कहीं उस लेवल की तरफ जा रहे हैं जहां अमेरिका के बाजार ओवरसोल्ड हो जाएंगे, कहीं न कहीं उस तरफ जाएंगे जहां आपने सारी नेगेटिव खबरों को डिस्काउंट कर लिया। वो अब आज होता है, 2-4 दिन में होता है, यही देखने वाली बात है। और किस लेवल पर होता है, 30,000 पे होता है, 29 पे होता है या 28,000 पे होता है, वही देखने वाली बात है। लेकिन अमेरिकी बाजार अगर 22 महीनों के निचले स्तरों पर और फेड की मीटिंग के बाद सब कुछ खराब होते हुए इस लेवल तक पहुंचे, इसका मतलब क्लियर कट है, जो कैपिचुलेशन बोलते हैं, जो सारी चीज़ें एक साथ आना और ख़राब होना, अगर वो हो रहा है तो फिर ये एक तरह से अच्छा है, मौका है। नो डाउट आज तो हमें झेलना है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक जो अच्छी चीज़ भारत के लिए हो रही है उसे प्लीज़ मत भूलिएगा, कच्चा तेल।
जो हमें चाहिए नीचे 85-86 डॉलर पे आया लंबे समय बाद, मतलब जनवरी के बाद पहली बार हमने 85-86 डॉलर। मेरा ये समझना दीप, यहाँ से भी 8-10% की और गिरावट कच्चे तेल में और गिरावट हो सकती अरे है, वाह 80-82 डॉलर की रेंज में आ सकता है, और वो आ गया तो हम शेयर हैं, फिर तो हमारे कंफर्ट में आ फिर हमारे कंफर्ट में। हमें क्या चाहिए, कच्चा तेल इस लेवल पे आ जाए, 80 के आसपास नीचे आ जाए तो और भी बढ़िया। हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स बिकवाली ना करे, ठीक है। एफआईज को 2-2.5-3 हज़ार करोड़ जो रोज बेचना है बेच के चले जाए, जो 15-200 हुआ था तब भी उन्होंने यही किया था, करेक्ट। और अगर एक तरफ मार्केट में हमारा बिकवाली का प्रेशर नहीं है और हम एब्जॉर्व करने को तैयार हैं, और दूसरी ओर हमारा जो पैसा, हमारा फॉरेक्स जो बाहर जा रहा था, उस पे जाने पे थोड़ा ब्रेक लग जाए तो हमारी करेंसी भी उतनी कमजोर नहीं होगी और हमारा पेमेंट जो बाहर जाना वो भी कम हो जाएगा। सो हमारे लिए अच्छी चीज़ों, बुरी चीज़ों के बीच में अगर कोई अच्छी चीज़ देश के लिए हो रही है तो उसे भूलना नहीं चाहिए, और वो हो रहा है क्रूड, और जो हमें चाहिए था। और इसलिए मैं बार बार कहता था बहुत 3-4-6 महीने बाद आएगा तो फायदा नहीं है, 6 महीने के तो पैसे भरने पड़ेंगे, तो जितना जल्दी आए क्रूड नीचे उतना बढ़िया। और अगर एक आध दिन किसी दिन और अमेरिका में और ख़राब होना है, किसी दिन 800,000 पॉइंट डाउ जाना है, चले जाए, नज़दीक 3-4-5% और निकल जाए, डॉलर इंडेक्स आपका 115-116 पे आना है तो आ जाए, उस दिन सारा मटियामेट हो जाए, उस दिन क्रूड आप 78-80 पे ले आए, हमारा काम हो जाएगा, हमारा बॉटम वहाँ बन जाएगा। ये एक काल्पनिक सिचुएशन है जो अगर हो गई तो आपको दम लगाकर वहाँ पर खरीदारी करनी। समझ गया, ये इंडिकेशन देगा। तो जो हो गया अब उसको तो आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब यहाँ से क्या, यहाँ से जो कुछ भी सारे नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ आ रहे हैं वो अमेरिका की भी मार्केट को जितनी खराबी है उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, और हमारे लिए भी आगे चलते हुए ठीक ही होगा। डराने की बात नहीं, ठीक है। अच्छा, पर आपने रुपए की बात करी, एक फैक्टर वहां पर, क्योंकि डॉलर काफी मजबूत हो गया, कैसे समझना है, और रुपए को लेकर भी आज आपने कुछ स्पेशल तैयार? बिल्कुल, हमारी रुपए पर आज स्पेशल एक कवरेज है, और 11 बजे मेरे और दीप के साथ आप देखिएगा रुपए की पाठशाला। और रुपए के बढ़ने घटने का आपकी जेब पर क्या असर पड़ता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर पड़ता है, मार्केट पर क्या असर पड़ता है, और डॉलर इंडेक्स क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या असर आप पर, हम पर, सब पर पड़ता है। तो रुपए का कनेक्शन, क्योंकि काफ़ी लोग हमें कह रहे थे कि सर आप कह रहे हो कि डॉलर इंडेक्स देखो, डॉलर इंडेक्स देखो, इस पर फोकस रखो, तो ये क्या डॉलर इंडेक्स और रुपया मजबूत कमजोर कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो आपके सारे सवालों के जवाब रुपए पर हमने आज 11 बजे इसलिए पाठशाला रखी। प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। काफ़ी मेहनत हमारी टीम ने की है, सारा डेटा निकाला है, सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, ताकि आपके सामने आसान शब्दों में हम ये बता सकें। और एक बार आप 20 मिनट इन्वेस्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी के, आप रुपए को लेकर और रुपए की चाल को लेकर, डॉलर को लेकर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कभी भी आपको रुपए को लेकर शो देखने की जरूरत है, आप फिर आप खुद अंदाज लगाएं, अच्छा अनिल जी अभी यही बोलेंगे आपको खुद को पहले से पता चल जाएगा। वही हम चाहते हैं कि आप मुझ पर, किसी पर और किसी पर निर्भर न रहें, अपना विश्लेषण आप खुद करने लायक हो जाएं। कम से कम करेंसी मार्केट का तो या आज आप कर सकते हैं। तो 11 बजे रुपए की पाठशाला मिस मत करिएगा। रुपए की पाठशाला मिस नहीं करिए, 11 बजे आज आपको ये पता चलने वाला है। अच्छा, एक आज बाजार के लिए भी पूरी स्ट्रैटेजी तो हम समझेंगे, बट क्योंकि थोड़ा डर का माहौल बन जाता है, ये डॉलर की बात आ जाए, रुपये की बात आती है, तो दो तरह से ट्रेडर्स की तरफ से और इन्वेस्टर्स की तरफ से क्या अप्रोच होनी? देखिए, ट्रेडर्स के लिए तो बहुत सिंपल सा मामला है। इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में, और स्पेशली जब गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो, तो आपको रिस्क कम से कम रखनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओवरनाइट पोजीशन जितनी कम रखे उतना बढ़िया, क्योंकि हर रोज आप बंद होते हैं एक सपोर्ट लेवल के नीचे, और उसके बाद नीचे गैप से खुलते हैं। नीचे गैप से खुलने के बाद उसके बाद दिन में आपको बहुत मौके नहीं मिलते, रिकवरी आ जाती है, करेक्ट। सो ट्रेडर्स के लिए तो डे ट्रेड करना है तो ठीक है, ओवरनाइट पोजीशन रखनी है तो आपकी ऑप्शंस में ही होनी चाहिए, बिना हेजिंग के नहीं होनी चाहिए। और या फिर आप जितना हल्का रहकर चलें, ये 5-7 दिन ऐसे होते हैं जिस तरह के मार्केट को प्रेरित करना, ग्लोबली मूड माहौल को प्रेरित करना मुश्किल होता है, तो उस समय आप शांति से रखें, ज़्यादा बढ़िया। ये तो हो गया, क्योंकि क्या होता है, अब 17,000 के नज़दीक आ गए आप, तो वहाँ पर आपको ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशन रखना भी उतना ही रिस्की होता है जितना लोग। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 नहीं है, तो आपको ओवरनाइट पोजीशन रखना ही क्यों? मतलब अगर ये चांस ये है कि 33% चांस है कि ट्रेड आपका अगेंस्ट जाएगा और 66% चांस है कि ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, तब तो आपको ओवरनाइट ट्रेड रखना है। अगर 50-50 तो फिर तो भगवान भरोसे ही चलाना, करेक्ट है ना, ये हो गया तो ठीक है, हो गया, नहीं हुआ तो अरे यार मैंने तो सोचा था ऊपर होगा, ऐसे काम नहीं होता। सो ट्रेडर्स को थोड़ा सा हल्का पोजीशन रखना है। इंट्राडे में भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और ओवरनाइट भी बढ़ेगी, और ट्रेंड के विपरीत आपको ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी से रखना। अब जो काम की बात है दीप, वो इन्वेस्टर्स के लिए 2 तरह के इन्वेस्टर हैं। एक जो 17,800 18,000 की रेंज में 18,100 पर लेकर फंसे हुए हैं, ठीक है,
उनको ये लग रहा है कि क्या करें, ये तो नीचे आ गया, आप क्या करें, 700-800 पॉइंट निकल गया उसमें स्टॉक, आपके 8-8, 10-10% भी हो सकता है नीचे आ गए हों। ये सारी चीज़ें, दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि आप बेच के लॉस बुक कर लें और फिर उसके बाद सोचेगा यार मैंने तो ज़िंदगी में सब गलत काम कर दिए, करा दिए। दूसरा तरीका जो ज़्यादा आसान मुझे लगता है, पहले अपने स्टॉक का रिव्यू कर लें। अगर आपका स्टॉक अच्छा है, कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, खाली एंट्री गलत हुई, एंट्री गलत हुई ना, तो आपने 50% काम गलत कर दिया। अब एग्जिट भी गलत करके 100% गलत करना है। करेक्ट, यही है। भूल जाओ आपने शेयर खरीदा है, देखना ही मत, दिवाली के दिन देखेंगे बस। अब से लेकर दिवाली तक तो होल्ड कर सकते हो, 1 महीने का टाइम, और नहीं कर सकते तो फिर तो आज ही भेज दो, सुबह सुबह 9:15 में प्री ओपनिंग में ही भेज देना, खत्म कर देना। मतलब अगर ऐसा रोज रोज देख के ऐसे डरेंगे इन्वेस्टर के तौर पे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल। पहली चीज तो ये, जिन लोगों ने ले रखा है शेयर, देखो ही मत। हाँ, अनलेस कि आपने कचरा ले रखा, वो पेनी स्टॉक और जो ऐसे ही खबरों वाले वो कुछ भी ऐसे ले लिए, वो तो एक अलग चीज है, वो आपके। बाकी आप भूल जाओ कि मेरे पास शेयर पड़े। राइट। 1 महीने के लिए तो भूल सकते हो, ज्यादा नहीं तो आराम से 1 महीने 3 महीने आपको हर एक स्टॉक में जो अच्छा क्वालिटी स्टॉक, चाहे आपका TCS भी 3,500 का है, तब भी आपका पैसा बनेगा। आपके पास टाइम होना चाहिए और नीचे सही मौके पर आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक फिर से एवरेज करने की ताकत होनी चाहिए। एवरेज नहीं किया तब भी बन जाएगा, होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर आपको बस मार्केट में अनिश्चितता किस बात की है, दो चीज की, एक आपके लेने के बाद नीचे जा सकता है, ये अनिश्चित है, और दूसरा जितना समय आपने सोचा उससे कम या ज्यादा समय लगा। दो ही तो चीजें रिस्की है। अगर आपको ये पता चले कि मेरे लेने के बाद नीचे भी नहीं जाएगा, जितने समय में मैं सोचूं उतने में मेरा भाव आ जाएगा, टारगेट आ जाएगा, अगर ये हो जाए तो फिर मार्केट सबसे ईजी है। एग्जैक्टली। सो ये दो चीजों को कॉम्पनसेट करने के लिए आपके पास दो तरीके, एक अगर मैंने अच्छा शेयर लिया, नीचे आ गया और मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं नीचे के लेवल पे, ढंग के लेवल पे एक बार फिर से एंट्री करूंगा, थोड़ा और एवरेज करूंगा। वो नहीं है तो दूसरा तरीका, फिर मैंने ले लिया, गलत टाइम एंट्री हो गई, तो दूसरा मेरे पास तरीका है, मेरी टाइमिंग बढ़ा दूंगा। 3 महीने में नहीं बना, 6 महीने में बनेगा, 9 महीने में, 12 महीने, 3 साल में बनेगा, लेकिन बनेगा। सो इसलिए जिन लोगों ने लेके बैठे हैं, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया, अगर इन्वेस्टर के तौर पर लेकर रोज सुबह 9:15 3:30 भाव देखेंगे तो फिर आपको स्ट्रेस भी आएगा, तकलीफ भी आएगी। सोचो मुझे 3 महीने देखने ही नहीं, दिवाली तक तो रुक सकते हो, पहली चीज आराम से। अब आइए नए वाले, आ जाओ, टाइम है आपके अंदर आने का, यही मौका है। SIP करो, नवरात्रि है ना, नो SIP करो। नो SIP? हाँ। कैसे? हर 1% निफ्टी अगर घटे तो आपको 9 टुकड़ों में पैसे डालना है। अच्छा, 9%? 9% मतलब कितना हुआ? 1800-1600 पॉइंट मैक्सिमम। 1800-1600 पॉइंट मतलब आप 17,000 के आसपास है, 15,200 पुराना आ गया, बराबर है। हर 200 पॉइंट आएगा नहीं डरना मत। पता चला कि पहले आपने बोला SIP करना है तो मैं है उसको तो बेचूं, आएगा नहीं, आपको नया हाई दिखेगा। राइट। इस लाइन को बोल्ड, जिन लोगों को 17,800, 18,000, 18,100 देखने की इच्छा है और वो जो ये सोचते हैं कि वो आ जाए, मैं आपको कह रहा हूँ कि न सिर्फ 17,800, 18,000, 18,100, 18,600 भी दिखेगा, नया लाइफ हाई भी आएगा, चिंता मत करिए। आप अगर इन्वेस्टर हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, आप सीधे स्टॉक खरीदते हैं, हर 1% की गिरावट पे, और मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी पूरी 9 इंस्टॉलमेंट लगेगी नहीं, उससे पहले मार्केट घूम जाएगा। ठीक है। अब फिर भी हमारे बहुत सारे शूरवीर ऐसे हैं जिन्हें टाइमिंग करने की आदत है, और वो गलत भी नहीं है, रोज सुबह शाम जो मार्केट देखता है उसकी आदत होती ही है। अगर आपको टाइमिंग करनी ही है, ये हफ्ता आपको शांति से निकालना है। राइट। क्यों निकालना है मैं बताता हूँ। जो कुछ ग्लोबली होना होगा, जितना खराब ये वो, अमेरिका का पैनिक और ये डॉलर इंडेक्स और फलाना ढिमका, सब इस महीने हो जाएगा। ठीक है, इस हफ्ते, माफ कीजिएगा, महीना हफ्ता एक ही बात होगी, महीना और हफ्ता एक ही साथ खत्म होगा ना, शुक्रवार को, 30 तारीख को। यस सर। हमें भी यही निकालना है। यही निकालना। क्यों निकालना है? 2 रीजन है। एक, हमारी मंथली एक्सपायरी गुरुवार को हो जाएगी, और शुक्रवार को RBI की क्रेडिट पॉलिसी, वी आर डन। समझ गया। अक्टूबर के महीने में मजे करेंगे। ये बचा हुआ सितंबर का महीना पैसा लगाना है, तो यही मौका मिलेगा। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 5 SIP कर लें, जो थोड़े धीमे धीमे रिस्क के साथ करते हैं 9 कर। जिनको टाइम के हिसाब से करना है 5-7 दिन की SIP कर लीजिए, और जिनको लेवल के हिसाब से करना है, हर 1% निफ्टी के फॉल पे, 150-200 पॉइंट के फॉल पे मुझे पैसा लगाना है। अंडरस्टूड। अब इससे ज़्यादा अब भी डर लगता है तो फिर आप गलत फील्ड में। अब फिर हाँ, फिर तो वो ज़्यादा कम रिस्की है। अगर इसमें भी रिस्क लगती है तो फिर वो कम रिस्की भी वही वाला है जो
सर्कस वगैरह में मौत का कुआं में वो नहीं चलाते बाइक वाइक चलाते हैं, हाँ, कार बाइक वो कम रिस्की इससे इससे कम रिस्की है। अगर अब भी रिस्क लगती है तो समझ गया सर। नहीं तो थोड़ा डीप है ना, बिना रिस्क लिए पैसा नहीं। अगर फिर एकदम ही अच्छा सेफ्टी चाहिए तो 5% की एफडी है फिर, है ना, जहाँ कभी नीचे नहीं आता, जिस भाव में आपने पैसा लगाया उससे हर रोज ब्याज कुछ न कुछ बढ़े गए, वैसा नहीं कर सकते ना। इक्विटी मार्केट है, ये रहेगा। आज से मूड माहौल पॉजिटिव करो, थॉट पॉजिटिव करो, धीरे धीरे लगाना है। पुराना लगा दिया, एक गलती हो गई, ऊपर के लेवल पे एंट्री हो गई, नहीं बेच पाए, कोई बात नहीं, अब एग्जिट गलत नहीं करना है, बस एग्जिट गलत नहीं करना। ठीक है सर, कॉन्फिडेंस रखिए। कुछ कहीं बाजार ताला नहीं लगने वाला, बंद नहीं होने वाला, आज के बाद नहीं खुलेंगे, इस हफ्ते के बाद नहीं खुलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निकालना है, तकलीफ वाला हफ्ता हो सकता है, वॉलेटिलिटी हो सकती है, ये पूरा 4-5 ट्रेडिंग सेशन जो है मुश्किल भरे रह सकते हैं, इसी में मौका ढूंढना है, बस मौका ढूंढना है। डन सर। चलिए आज का सेटअप समझना है। एक छोटी सी बात और आपसे पूछनी है, ओवर द वीकेंड ट्विटर पर स्पेशली बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे, वीडियो चल रहे थे, खबरें चल रही थी, चीन में मिलिट्री कू की बात चल रही थी, जिनपिंग साहब को कह रहे थे पावर से हटा दिए गए, कुछ कॉन्फर्मेशन तो नहीं आई है, बट वहां पर नजर है सर? पता नहीं दीप, वो उसका फाइनली क्या होगा क्या नहीं होगा, वाकई में खबरें सही है गलत है। मेरे ख्याल से 16 अक्टूबर को उनकी पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग है, जो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी को हेड करने वाली जो संस्था है, वो पार्टी है, उनकी मीटिंग है, शायद उस समय पता चले। अब 10 साल तो हो गए इनको। अब भगवान जाने, मतलब मैं तो इसको अलग तरीके से देखता हूँ, कमजोर चीन हमारा फायदा, है ना। अब वो अगर जितने चीन कमजोर होती उतना बढ़िया। और देखो, चीन को सबसे ज़्यादा ताकत दी या दूसरे देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान तो शी जिनपिंग ने पहुंचा है। बिल्कुल। तो अगर वो किसी से हटते हटते तो दुनिया भर के बाजों के लिए अच्छा है। तो अगर ये कभी ये खबरें सुनने को मिले कि इसमें मिलिट्री एक्शन हो रहा है, शी जिनपिंग को अरेस्ट कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब आलतू फालतू खबरें बहुत सारी चल रही थी। अगर कभी ये पक्की आ जाए तो परेशान मत होना, उसके चक्कर में गिरे तो लेना है, अपने तो मार्केट से जोड़ के देखना है। तो बाकी जो जो शी जिनपिंग के लिए बुरा है, जो चाइना के लिए बुरा, वो बाकी पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। बिल्कुल। ये तो एज सिंपल एज दैट। ज्यादा दिमाग लगाना, ये लॉजिकल है, इसमें कोई विदेश कूटनीति या कोई ऐसी कोई, ये कॉमन सेंस वाली बात है। इसलिए अगर कभी ऐसी खबरें तो लोगों को डर लगता है ये हो गया और गिर जाएगा। अरे हर चीज पे गिरना जरूरी थोड़ी है। एग्जैक्टली। नहीं गिरेगा, मस्त रहो, और हमारे लिए तो अच्छा ही है। ठीक है सर, चलिए फिर आज के सेटअप पर आते हैं। कैसे सेटअप? आज ग्लोबल का तो नेगेटिव ही रखना पड़ेगा, एफआईएस का भी नेगेटिव है, डीआई न्यूट्रल है, एक ही पॉजिटिव दीप इंटरेस्टिंग है, एफएनओ ओवरसोल्ड है काफी हद तक, डेटा बताऊंगा आपको। सेंटिमेंट कोशिश, ट्रेंड पॉजिटिव। ठीक है सर। आज मैंने 2 सपोर्ट जोन दे दिए, 17,150, 17,225 पहली रेंज है। इस रेंज में खुलकर थोड़ा टाइम पास करेंगे, इसके नीचे आए तो 17,025, 17,075। उम्मीद पूरी है कि इसके नीचे नहीं जाएंगे, खाली एक बार एकेडमिक पर्पज से नोट कर लें, 16,925, 16,975। और आमतौर पर जब भी बड़ी गिरावट का डर कभी रहता है लोगों को, और मैंने ये सोचा है कि मैंने 3 सपोर्ट जोन देता हूं तो उस दिन वो फिर नीचे वाला नहीं आता है। ये मेरा अंधविश्वास है, रहा है। नहीं, ये ट्रेंड रहा है हमारा। तो अगर हम ये सोच सकते हैं, हमारा विश्वास ये कि इन दिनों में बाजार अच्छे रहते हैं, इस पीरियड में अच्छे रहते हैं, तो ये भी है हमारा। तो इसलिए आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है अगर आया तो। निफ्टी में हायर साइड पर 17,300, 350 हल्की फुल्की रुकावट की जगह 400, 450 जहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी 37,900, सॉरी 37 कहाँ से आ गया भाई साहब, 39,050, 39,125 पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए। और इसके ठीक नीचे 38,875, 38,925 आपके लिए खरीदारी की जगह बनेगी अगर आता है तो। इसके नीचे का जो मजबूत सपोर्ट जोन आता है दीप, वो इंटरेस्टिंग है, 38,650, 38,750। तो आज के लिए बैंक निफ्टी पे जरूर तीसरा जोन जो है उसकी रिस्क रहती है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर ज्यादा है। तो 38,650, 38,750 की रेंज पे फोकस करिए। ऊपर की तरफ 39,700, 39,900 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, पार करके टिके तो 40,200, 40,350 का लेवल आपको आते हुए दिख सकता है। ओके, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है। निफ्टी के सपोर्ट लेवल बता दूं, 17,325 पे हम बंद हुए, 17,225, 175 और 150 3 छोटे लेवल है। ठीक है। 17,075, 17,025 मीडियम लेवल, 16,975, 16,925 जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हायर साइड पर 17,325, 17,360 2 छोटे लेवल, 17,400, 450 मीडियम, 500, 525 तक अगर आए तो वो ऊपर के लेवल बनते। तो यानी बेसिकली 17,000, 17,500 की रेंज बन जाएगी आपके लिए बाजार के लेवल्स के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी 39,550 के आसपास आप बंद हुए हैं। जो सपोर्ट लेवल है 39,250 और 39,200, 125 3 छोटे हैं।
39,050, 38,925 और 38,875 तीन मीडियम है, 38,750, 38,650 बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर बैंक निफ्टी में। हायर साइड पर 39,550 से हायर साइड गनिए 39,700, 800, 900, ये हर एक 100 पॉइंट पर तीन लेवल है। 40,075, 40,200 और 40,275 ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी पर, ये आपके लिए सारे लेवल्स। ठीक है सर। बताएं सर, जो डेटा आप कह रहे थे एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 29 से 20% आगे, और कितना बेचोगे भाई? इंडेक्स में तो नहीं बेच पाओगे, अब स्टॉक अपना बेचना है, बेच दो। 2000 यहीं पे एफआईएस के डेटा डिस्कस करना चाहता हूँ। 2,900 करोड़ की बिकवाली की है एफआईएस ने कैश में, और साथ ही 3,000 करोड़ के स्टॉक भी बेचे, यानी कुल मिलाकर आप 6,000 करोड़ के आसपास की स्टॉक्स की बिकवाली है, और 3372 करोड़ के स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। सो यानी कि आप कह सकते हैं कि करीबन $1 बिलियन से ज़्यादा की डायरेक्शनल बिकवाली है। बिल्कुल, वो ये वही पुराना वाला समय आ रहा है दीप, जब हम 15,200 पर पहुंचे थे, तब रोज 7,000 करोड़ बेचा करते थे, और लगभग इन्हीं लेवल के आसपास बेचते थे। तब भी हम 18,000 के आसपास से घूमे थे, 17,800, 18,000 की रेंज में टॉप बनाया था, वहाँ से नीचे आए 17,200 के आसपास थे, वहाँ से बिकवाली का प्रेशर बढ़ा 16,500, 16,600 तक $1 बिलियन का रोज आता था। उसके बाद धीमा पड़ा थोड़ा, और 15,200 तक पहुंच के हम रिकवर हुए। अभी सेम सिचुएशन वापस यही है। अब इसमें पूरा की फैक्टर ये कि लोकल फंड्स और लोकल इन्वेस्टर कितना मुकाबला कर पाते हैं। राइट, ठीक है, करेक्ट। अमेरिका में जो रिसेशन की बातें तब भी थी, आज भी है। अमेरिकी बाजार तब उतने खराब नहीं थे, अब ज़्यादा खराब है। यानी कि अगर ऐसा देखा जाए तो अमेरिका, डॉलर इंडेक्स, बाकी सारी कमोडिटीज रिसेशन को पहले के मुकाबले में ज़्यादा डाइजेस्ट कर चुकी है जी। अब करेक्ट, हाँ। उल्टा पहले के मुकाबले में वो रिस्क काफ़ी कुछ प्राइस में आ चुके हैं। सो खाली आपको एक ही चीज़ का मुकाबला करना है, वो एफआईएस की बिकवाली का। और अगर पिछली बार कर चुके तो इस बार भी कर सकते हैं। उसके दो ही तरीके हैं। एक, हमारे लोकल इन्वेस्टर भरोसा रखे कि अगर हमारी इकोनॉमी बढ़िया है, कंपनी के नतीजे अच्छा आ रहे हैं, हमारा कंजम्पशन मजबूत है, और जिस किसी को अगर इसमें डाउट है, थोड़ा बाहर घूम फिर के आ जाए। एब्सोल्युटली कहीं शॉपिंग पे चला जाए, कहीं खाने के लिए चला जाए, कहीं एयरलाइंस की टिकट करवा ले, समझ में आ जाएगा कि हालत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। सो आई थिंक उस हिसाब से बहुत डरने की जरूरत नहीं है, हम बेहतर है, कंफर्टेबल हो रहा है। सो ये एफआईएस की बिकवाली भी आपको थोड़ी बहुत जाए। अब दूसरा, ये पुट कॉल रेशियो, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.76 पर है, ओवरसोल्ड तो नहीं है, लेकिन उसके नजदीक पहुंच रहा है। आज गैप से खुलने के बाद थोड़ी और लॉन्ग पोजीशन कम होगी, लेकिन बैंक निफ्टी 0.55, ये पुट कॉल रेशियो आपका ओवरसोल्ड हो चुका है। सो आई थिंक डेटा, इसीलिए मैंने आज एफएनओ के डेटा पॉजिटिव साइड पर रखे हैं कि एक, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा बची नहीं है, दूसरा हमारे मार्केट ओवरसोल्ड है। तो आज या कल में आपको निचले स्तरों से एक रिकवरी मिल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि कम गैप से खुले नीचे, नहीं चाहते कम गैप से खुले, क्यों? कम गैप से खुलेंगे तो नीचे जाने की रिस्क रहेगी। अच्छा, ज्यादा गैप से खुलेंगे तो खुलने के बाद हम जल्दी बॉटम बना लेंगे। आज के लिए यूजुअली उल्टा होता है, आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि क्या है कि सेम चीज शुक्रवार को भी हुई है। आप अगर ज्यादा गैप से खुलते तो शायद आपको शॉर्ट कवरिंग पहले आती दिखती है और एक बाउंस आ जाता है, लेकिन चूंकि आप ऊपर से खुले तो ज्यादा कम गैप से खुलते तो क्या होता है, जिनको शॉर्ट बनानी उनको भी मौका मिलता है। राइट, और जो शॉर्ट कवरिंग वाला वो आके आपको सपोर्ट नहीं देगा, और जिसको बेचना है वो फिर बेचता है। तो ये तीनों फैक्टर मिला के वापस नीचे ले जाते हैं। राइट, जो हमने देखा भी है ना। तो इसलिए कम गैप से खुले तो मजा नहीं है, ज्यादा गैप से खुलेगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो इसलिए देखते हैं, कम गैप दिख रहा है इतना, अगर 125-150 पॉइंट नीचे खुलता है तो गैप कम है, तो उसके बाद अगर नीचे आता है, सही सपोर्ट लेवल पर आता है, तो वहां से आपको शॉर्ट कवरिंग आने के चांस बनेंगे। ये डेटा में बता रहे हैं। ठीक है, और विक्स 9.5% बढ़ गया, ठीक वो तो होना ही था। मौजूदा पोजीशंस, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है गैप से खुलने के बाद। 17,000 का स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, 38,900 का है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। स्टॉप लॉस में आज छूट है, आप अपनी मर्जी से अपने रिस्क के हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि अब इस लेवल पर, इस तरह के मार्केट में स्टॉप लॉस में दीप लेवल से ज्यादा इस चीज की इंपॉर्टेंस है कि आपकी पोजीशनिंग किस तरह की है। राइट, शॉर्ट साइड पर है तो 17,525 और 40,100 अब आपका स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। यहाँ भी आप अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकते हैं, जहाँ अलाउ है परिवर्तन करना, मैं साफ बोल देता हूँ। अब आइए, अगर गैप से ज़्यादा ना खुले तो निफ्टी आपको बेचना है। 17,525 थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है, यही लगाना है। जिसको छोटा करना है वो 17,400 तक भी ला सकता है, लेकिन अभी 17,525 निकल कर आता है। 17,225, 175 और 17,150 तीन छोटे लेवल हैं। 17,075, 17,025 मीडियम लेवल है। 16,975, 16,925 बड़े लेवल है। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय है, और आपको खरीदना है 17,075 से 17,150 की रेंज में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का होगा, और वो होगा
16,925 का। यही स्टॉप लॉस लगाकर आपको खरीदारी करनी है 17,075 150 की रेंज में। अगर आप ये स्टॉप लॉस और ये लेवल फॉलो कर सकते हैं तो ये खरीदिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। टारगेट 17,225, 300 और 325 तीन छोटे टारगेट है, 360 400 मीडियम टारगेट, 450 500 तक के फाइनल बड़े टारगेट बनते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी बेचना है, अगर गैप से ज़्यादा ना खुले तो बैंक निफ्टी भी आप बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस दूर का है 40,100 का, और ये देने के पीछे पर्पज़ ये कि अगर थोड़ा और ऊपर मिल जाए, समझो आपको 39,900 वगैरह के आसपास, तो वहाँ पर आप अपने शॉर्ट ऐड कर सकते हैं। 40,100 का क्लियर कट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट जो नीचे बनेंगे वो होंगे 39,200 125 और 39,050 तीन छोटे टारगेट हैं। 38,925 38,850 38,650 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको पिक वाली। अब आइए खरीदारी की बात। बैंक निफ्टी में खरीदारी की रेंज थोड़ी दूर दी है दीप मैंने, 38,650 से 38,750 की रेंज में, वहाँ खरीदिए। स्टॉप लॉस आपका होगा 38,500 का। जो टारगेट बनेंगे 38,875 38,925 दो छोटे टारगेट हैं। 39,050 125 और 39,200 तीन मीडियम टारगेट है। 39,250 39,400 39,550 तक के टारगेट के निचले स्तर पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बाइंग का मौका है, अदरवाइज लेवल्स को पूरी तरह से आपको रिस्पेक्ट करना है। आज के लिए बैन लिस्ट में भी बदलाव हो गया, 5 स्टॉक थे अब वो 6 हो गए। पहले जो बाहर आए वो बता दूं, आरबीएल बैंक बाहर आ गया है, उसके सामने जी एंटरटेनमेंट और वोडाफोन आइडिया दोनों बैन में आ गए हैं। वोडाफोन आइडिया लंबे समय बाद बैन में दिख रहा है। पीएनबी, अंबुजा, कैनफिन होम्स और डेल्टा कॉप ये बैन में बने हुए हैं। तो आज 6 स्टॉक्स रहेंगे वायदा कारोबार के बैन में। लेवल सर वायदा कारोबार के लिहाज से डेटा डिस्कस कर ही चुके हैं दीप, उसके अलावा कुछ खास है नहीं। 17,000 अगला बड़ा सपोर्ट है। ठीक है। और बैंक निफ्टी पर आपके लिए कोई खास है नहीं, डेटा वही है, क्योंकि फ्राइडे शुक्रवार पहला दिन था, मंथली सीरीज भी, और वैसे भी डेटा ज़्यादा बने नहीं, तो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। 40,000 के ऊपर निकलने पर बैंक निफ्टी में ताकत दिखेगी, और 17,500 के ऊपर निकलने पर निफ्टी में ताकत दिखेगी। तो ये दो लेवल थोड़ा ध्यान में रखना है। डन सर। अच्छा, क्योंकि 9 बजे हमारी स्पेशल प्रोग्रामिंग है, तो आईपीओ आज ही अभी डिस्कस कर लें जो लिस्टिंग होने वाली। हर्षा इंजीनियर सर कैसे देखें? बहुत ही बढ़िया इशू था, ज़बरदस्त रेस्पॉन्स भी मिला। QIB में 178 गुना भरा, रिटेल में भी 17 गुना था, ओवरऑल 75 गुना इशू भरा है। बेरिंग्स के ऊपर का कवर बनाने का काम करती है कंपनी। यूनिक बिजनेस मॉडल है, जिस स्पेस में है डिमांड बहुत स्ट्रांग है, ग्रोथ आउटलुक अच्छा है, प्रमोटर्स बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया था, इसीलिए 75 गुना भरा। और हमारी राय थी बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए लगाएं। मेरा ये समझना है 330 रुपये की इशू प्राइस के सामने 450 से 500 रुपये की रेंज में लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, और नीचे आएगा तो इसमें खरीदारी भी आएगी। राइट। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग अगर मार्केट के मूड माहौल के साथ ना हो तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग पर पैसा लगाने के लिहाज से लगाया, सिर्फ उनके लिए 400 का स्टॉप लॉस है। ओके, वो भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कई लोग होते हैं कि सिर्फ लिस्टिंग पर बेच के निकलना चाहते हैं, उनके लिए। बट आई थिंक नीचे आए 400 के आसपास या मिले तो लेना चाहिए, एक्चुअली देना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, वो खरीदारी का मौका होगा। 75 गुना इशू बनाए रखा, आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सही रेंज में मिल रही है, तो लोअर लेवल्स पे अगर आपको मिल जाए 400-800 के आसपास, तो मुझे तो लगता है खरीदने का मौका है। वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं और आउटलुक बहुत बढ़िया है, तो नीचे के स्तरों पर खरीदारी का मौका देखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हाथ न लगाएं, छोड़ दें। ठीक है, तो चलिए ये है आपके लिए हर्षा इंजीनियर्स जो आज लिस्ट होने वाला है, अच्छी लिस्टिंग की संभावना है। आइए फिर आज की खबरें भी जान लेते हैं और साथ ही ट्रिगर्स, ब्रोकरेजेस। अरमान, नुपुर और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार है। अरमान, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। जी, ट्रिगर्स में जैसा कि सबसे पहले हर्षा इंजीनियर्स जिनका IPO है वो आज से लिस्ट होता हुआ दिखेगा। एक्सिस बैंक पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि स्ट्रेटेजिक बिजनेस अनाउंसमेंट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो 12 बजे होती हुई दिखेगी। M&M स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी आज से शुरू हो जाएगी। स्टार हाउसिंग फाइनेंस पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड मीटिंग में ऑथोराइज शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस इशू ऑफ शेयर्स के लिए जो ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना है उस पर मीटिंग होती हुई दिखेगी। केशोराम इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के कन्वर्जन के चलते लगभग 6.6 करोड़ जो शेयर्स हैं वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। अब आ जाते हैं खबरों पर ब्रिटानिया पर ध्यान रखिएगा क्योंकि रजनीत सिंह कोहली जी साहब हैं जिनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO पद पर नियुक्त कर दिया गया है और वरुण बेरी साहब जो हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। BPCL पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्राजीलियन ऑयल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ उन्होंने MOU करा है और ये MOU करने का उनका रीज़न ये है क्योंकि जो सोर्सेज है जहाँ से वो लेते हैं उसे डाइवर्सिफाई करने के लिए उन्होंने MOU किया है और ये ऑयल ब्लॉक के लिए लगभग माना जा रहा है कि 12,800 करोड़ का जो है वो निवेश करेंगे। इसी के साथ साथ ब्राज़ील में पेट्रोब्रास की अल्ट्रा डीप वाटर हाइड्रोकार्बन जो ब्लॉक में उसमें हिस्सेदारी वो खरीदने के सोच रहे हैं। ओके, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है BPCL की तरफ से और अच्छी बात है।
अपस्ट्रीम कंपनी अब ये बनने वाली, ऑयल एक्सप्लोरेशन में अब इनका कारोबार भी रहेगा। तो इंटरेस्टिंग खबर बीपीसीएल के लिए आ रही है। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें आपके पास? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पीवीआर और आइनॉक्स आज फोकस में रहने वाला है। फ्राइडे को जो सिनेमा डे था नेशनल, वहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिस्पांस आते देखा। 65 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने फिल्म देखी अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस सिनेमास, और करीबन 48 करोड़ का कलेक्शन आते दिखा। और ब्रह्मास का इस हफ्ते का जो टिकट प्राइस है, इतने बढ़िया रिस्पॉन्स के बाद अब 100 रुपीज़ किया गया। तो ये दोनों स्टॉक आज फोकस में रहने वाले। येस बैंक, जहां रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से बाहर आने के लिए अब बैंक को मंजूरी मिल चुकी है आरबीआई से, जहां पे जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उनका लॉक इन पीरियड अब खत्म होते नजर आएगा 3 साल बाद। सीडीएसएल और एनसीएसएल से 13 मार्च को लॉक इन शेयर रिलीज को कंफर्मेशन मिल चुका है। यूनिकैम लैब भी अब फोकस में होने वाला है, क्योंकि कंपनी अपनी जो हिस्सेदारी ऑप्टिमस ड्रग प्राइवेट लिमिटेड उसमें 20% से कम करने वाली है। करीबन 221 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन होने वाला है। अनुपम रसायन पर जो फायर इंसिडेंट हुआ था उस पर एक अपडेट है जीआईडीसी की तरफ से, जहां पे फिलहाल इस प्लांट को बंद कर दिया जाएगा और 1 करोड़ के जुर्माने का आदेश भी दिया गया है कंपनी को। गोवा कार्बन, जहां पे बोर्ड मीटिंग है 29 सितंबर को, जहां पे कंपनी फंड जुटाने पर बैठक करने वाली है। सुजलोन एनर्जी जो 9 रुपए का शेयर है, वहां भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आते दिखा है। जो राइट्स इशू है उसे बोर्ड से अब मंजूरी मिल चुकी है। बल्क डील से आज पीआई इंडस्ट्रीज फोकस में, क्योंकि जो प्रमोटर है उन्होंने करीबन 10 लाख शेयर्स बेचे हैं, 0.6% से अपनी हिस्सेदारी कम किए 3150 के भाव पर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जहां पर रखनी नजर, और बल्क डील्स भी हुई हैं। आइए ब्रोकरेजेस पर भी डालते हैं नजर एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, पहले बताएं आज की टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए कुछ फार्मा स्टॉक्स के ऊपर नजर रखनी है। सिप्ला पर ध्यान रखिए। क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1100 रुपये का लक्ष्य दिया है। हालांकि 1068 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। सन फार्मा पर भी क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, 921 की क्लोजिंग, 880 रुपये का लक्ष्य दिया है। डॉक्टर रेडीज पे 4050 रुपये का लक्ष्य, अपोलो हॉस्पिटल्स पे 4960 का, 4418 की क्लोजिंग है। और लूपिन पर भी देखें तो क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 700 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट आई है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पर, यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 155 रुपये के लक्ष्य के लिए। और ये मान रहे हैं कि रिपोजिशन एक्टिविटी में, क्योंकि आरबीआई ने जो कलेक्शन पर बैन लगाया है थर्ड पार्टी के माध्यम से, इसमें एक 75 से 80% का ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 2440 की क्लोजिंग है, 3150 रुपये का ऊंचा लक्ष्य ये दे रहे हैं। और ये मान रहे कि एबिटा में आपको 19% का दूसरी तिमाही में साल दर साल बढ़त देखने को मिल सकती है। ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में थोड़े से कंसर्न्स हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो रिटेल काफ़ी बढ़िया कर रहा है, इसके लिए भरोसा बना हुआ है और खरीदारी के राय को उन्होंने बरकरार रखा है। स्टील स्टॉक्स को भी आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्टील के कीमतों में 19% का डिक्लाइन अभी तक जून की तिमाही से देखने को मिल रहा है, और भी थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क है। जेफरीज ने हालांकि टाटा स्टील पर होल्ड की राय दी है, लक्ष्य 87 से बढ़ाकर 95 कर दिया, हालांकि स्टॉक 104 पे चल रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 385 के लक्ष्य के लिए। और नोमेरा ने भी देखिए तो रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है 548 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है सारे के सारे खबरों वाले शेयर और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी, जहां पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। आइए करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द वीक के साथ। बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी आप सबको, आपको, दीपांशु को, पूरे जी बिजनेस की टीम को, सारे व्यूअर्स को, को पैनलिस्ट को अनिल जी नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो मेरा पिक ऑफ द वीक है वो है इकरा। अनिल जी इस समय देखें तो मार्केट में थोड़ा टर्बुलेंस वाला माहौल हो रखा है, और इसमें इस कंपनी को देखें, रेटिंग एजेंसीज का जो बिजनेस है, एक तो एसेट लाइट मॉडल होता है, नो इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल होता है, तो ऐसे समय में ऐसे स्टॉक्स में स्विच करना चाहिए। और क्रिसिल को तो मैं और कुणाल जी कितनी बार रिकमेंड कर चुके हैं, 10 की कमाई में दोनों रेडी टू फ्लाई हैं। तो इकरा है मेरा पिक ऑफ द वीक, 3700 का स्टॉप लॉस, 4800 का टारगेट, इकरा पर खरीदारी की राय। ओके, इकरा है स्टॉक जहां करें खरीदारी। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी, बताएं सर। अनिल जी सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को, अनिल जी जय माता दी। अनिल जी सभी को
और आज अनिल जी नवरात्रि की अनेकों शुभकामनाएं अनिल जी, सभी दर्शकों को और सभी लोगों को, सभी के परिवारों को भी अनिल जी। बिल्कुल कुणाल जी, आपको और हमारे सभी एक्सपर्ट्स को, सारे दर्शकों को भी एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। त्योहारों का ये समय सबके लिए मंगलमय हो, खुशियाँ लाए, नवरात्रि की शुरुआत से लेकर अंत तक सबके चेहरे खिले हुए दिखे, बिल्कुल यही हम चाहते हैं। हाँ। बधाई सर। अनिल जी, जी। अनिल जी इस वीकेंड आप थे कहाँ अनिल जी? तो अनिल जी ना तो आपको कोई पुरस्कार मिला और ना ही आप सपनों में आए, तो अनिल जी थे कहाँ? ये वीकेंड लंबे समय बाद बड़ा शांत वाला रहा। एक्चुअली मेरा कोई ट्रैवल प्रोग्राम था, लेकिन वो समूह कैंसिल हो गया किसी वजह से, तो नहीं तो शायद इस हफ्ते भी कोई न कोई आप तस्वीर देख लेते थे। लेकिन हाँ, ये बात सही है, इस हफ्ते इसीलिए मैं इस बार लंबे समय बाद। और दूसरा फिर है ना, वीकेंड भी ऐसे दीप ने आराम करने नहीं दिया ज़्यादा जितना चाहता था। रुपए की पाठशाला और नवरात्रि की प्रोग्रामिंग और दशहरा और नवरत्न शहर, और पूरे वीकेंड पे दीप ने मुझे बिजी रखा, बाकी नहीं रहा तो दीप ने रखा है। तो चिंता न करें, काम तो हमने किया है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी तस्वीर डाली जा सके। जी। तो अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है, बाजार में माहौल तो थोड़ा खराब है, लेकिन अभी भी कुछ अवसर बाजार में उपलब्ध है। एक चार्ट जिसकी चर्चा हम लोगों ने गए सप्ताह भी की थी, वो है KPIT, जिसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मुझे लगता है अनिल जी, अगर आज गिरावट आती है और अभी 150 अंक नीचे है SGX, तो अगर मान लीजिए नीचे के लेवल्स पर मिल जाए तो KPIT को बाय करना है। यहाँ पर 645 के आसपास मिलता हो तो ही खरीदें। स्टॉप लॉस रखना है 624 रुपए के आसपास और 690 रुपए का लक्ष्य होगा। ओके, 645 के आसपास करें एंट्री, 15 रुपए नीचे, 624 का स्टॉप लॉस, 690 का टारगेट। हफ्ते भर के लिए खरीदारी करने के लिए KPIT में कुणाल जी की तरफ से। आइए, तैयार है हिमांशु जी हमारे साथ। सुप्रभात, बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप। सर आप सभी को अनिल जी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अनिल जी, पिक ऑफ द वीक मेरी तरफ से रहेगा एशियन पेंट्स। अनिल जी, काफी समय से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है, और जिस तरह से स्टॉक की प्लेसमेंट है ऑन द स्पेशली इस फैक्ट पर कि जिस तरह से क्रूड की कीमतों में फ्राइडे के सेशन को गिरावट देखने को मिली है, तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि रडार पर रखना चाहिए। और अच्छी तेजी इस हफ्ते स्टॉक में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि देखने को मिल सकती है। 3395 स्पॉट लेवल्स के आसपास की क्लोजिंग है अनिल जी फ्राइडे को, तो 3350 3320 इस रेंज में अगर आज डिप में स्टॉक मिलता है तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 3270 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट रहेगा 3500 रुपए का, 3500 रुपए का। और अनिल जी, अगर इसके ऊपर ये स्टॉक चलना शुरू होता है तो नए हाइज की तरफ हम टारगेट रिवाइज करते हुए नजर आएंगे। एशियन पेंट्स मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो एशियन पेंट से आपके लिए इस हफ्ते के लिए खरीदारी करने का 3320 ये सबसे बढ़िया जगह होगी। 3320 से 3350 की रेंज में वहाँ खरीदें, अभी नहीं, थोड़ा नीचे आने दें, और आएगा भी जिस तरह से मूड माहौल आपको दिख रहा है SGX निफ्टी में 150 अंकों का। लेकिन इन पिक्स के साथ बता दूं, 9 बजे आपको मिलेगा नवरत्न SIP शेयर। SIP शेयर आप बड़े मिस करते हैं, पता है, काफ़ी समय से लोग कह भी रहते हैं, इंतजार था। तो हमने सोचा कि एक उसका छोटा वर्जन लेकर आए। नवरात्रि के दिनों में आपको नवरत्न 9 SIP स्टॉक्स हम आप देंगे, जिसकी शुरुआत आज से करें, और ये होगा 9 बजे। लेकिन इसके अलावा 2 बेहतरीन पिक आपके लिए आ रही है आज दिन में। FI पिक, और FI से मतलब वो मत समझना फॉरेन इन्वेस्टर वाली, ये है फेस्टिव इन्वेस्टमेंट आइडिया। तो इस त्योहारी सीजन में आपके लिए निवेश के बढ़िया मौके कहाँ हो सकते हैं। 2 बार मिलेंगे, सुबह 9:35 पर और दोपहर में 2:15 पर। देश के जाने माने एक्सपर्ट्स आपको ये 2 बेहतरीन आइडिया देंगे निवेश के लिहाज से, ये भी मिस मत कीजिएगा। तो ये 2 बेहतरीन प्रोग्रामिंग आज हमारी है आपके लिए, आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, और सिमी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कार्यक्रम में। सिमी जी सुप्रभात, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। बताएं मैम, आपकी इस हफ्ते की पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। नवरात्रि के सारे दर्शकों को, आप लोगों को और सारे मेरे पैनलिस्ट को, मेरे कलीग्स को, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब मेरे तरफ से पिक ऑफ द मतलब नवरात्रि के लिए पिक होगा ITC में खरीद कर चलने का सलाह होगा, क्योंकि मार्केट में सहारा देने का काम यही कर रहा है। मार्केट जितना भी वीक क्यों ना हो, ITC लोअर लेवल से घूम के ऊपर जरूर आ, तो 339 का स्टॉप लॉस के साथ ITC को खरीद कर चलने का सलाह होगा। थोड़ा सा लोअर लेवल पर अगर खुलता है तो बेहतर होगा, रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतर होगा। 339 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 350 का टारगेट होगा। मुझे लगता है कि आज से कल
के बीच में आईटीसी का 350 का टारगेट आ जाना चाहिए। 346 तो हो गया 4 रुपए के लिए सिमी जी, ये तो मार्केट नहीं तो 4 रुपए तो आपके बोलते बोलते हो जाता। तो अगर गैप डाउन होगा तो 342 43 के आसपास खुलने का चांसेस है। ओके, तो इसलिए 339 का स्टॉप लॉस दिया है मैंने। ओके, 342 343 के आसपास लीजिए 350 के टारगेट के लिए। आइए जैन साहब भी हमारे साथ है तैयार। जैन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, दीपांशु जी एंड आप सभी को और पूरे दर्शकों को हैप्पी नवरात्रि। और जो मैं स्टॉक लाया हूँ वो एक्चुअली कॉमन हो गया, राकेश जी को फर्स्ट चांस मिला तो राकेश जी ने जो स्टॉक दिया इकरा, ये मेरा मेन पिक ऑफ द वीक है इनफैक्ट। और फिर इसके अलावा अब मैं मेरे जो लास्ट वीक के स्टॉक्स जो मैंने दिए अभी फ्राइडे इवनिंग शो में जो मैं देता हूं, तो वहां पे मैंने एक सेल कॉल दिया है और वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। अच्छा, वहां पे एक ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कोई गैप डाउन खुलता है तो अननेसेसरली एक्सप्लोर नहीं करे, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज हो जाते हैं। बट यस, हिंडाल्को। और दूसरा पोजिशनल पिक के तौर पे मैंने दिया था होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो लॉन्ग टर्म पिक था। तो काफी डिफेंसिव्स की तरफ जा रहे हैं। और आज उसी तर्ज पे मैं अगर अब दूसरी जो मेरी पिक्स ऑफ द वीक है तो मैंने उसमें क्रिसिल, जैसे इकरा है, इकरा के सामने क्रिसिल हो गया, और वैसे ही डाबर और मैरिको, ये दो स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा डिफेंसिव्स में रहें, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इकरा और क्रिसिल बहुत बढ़िया लगते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से ढेर सारे स्टॉक्स डिफेंसिव शेयरों पर खरीदारी करने की राय इस गिरते बाजार में। तैयार हैं सुमित जी भी हमारे साथ। सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को और देश के सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि में सब धूम करें, मजा करें, और जिस तरह से धूमधाम में मजा करते हैं उसी तरह से मार्केट्स के अंदर भी एक अच्छी धूम आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलनी चाहिए जी। तो जी सारे देशवासियों को, बाकी सारे पैनलिस्ट तो अब तक सबको, हम, मुझे, दीप को, सारे को पैनलिस्ट को और जी बिजनेस के सारे दर्शकों को शुभकामनाएं। ये सारे देशवासियों को दे रहे हैं। आगे का प्लान पता नहीं कितने दिन तक चार्ट पढ़ेंगे, देखेंगे, भगवान जाने। प्रोफेशन तो बदलने वाला है। अब कंफ्यूजन इस बात का है कि फिल्मों में जाएंगे या राजनीति में, नेता बनेंगे या अभिनेता। पहले अभिनेता, ट्रेडिशनल यही है। तो समय रहता, अभी नेता बनने के लिए बहुत लंबी उम्र है, उसमें रिटायरमेंट नहीं होता। अभिनेता पहले बन जाए, नहीं तो फिर मैं वो फिल्मों में कैरेक्टर रोल ही मिलेंगे, पापा वाले, दादा वाले। जी कुणाल जी विशेष आपको सलाह देना चाहते हैं। अनिल जी देखिए, अभिनेता में अनिल जी नेता तो होता ही है। हाँ। और अनिल जी बार बार ये जो ऑडिशन दे रहे हैं हमारे सुमित जी, अनिल जी इरादे इनके बिल्कुल साफ हैं, ये फिल्मों की ओर जाएंगे अनिल जी। और फिल्में आजकल कम बन रही हैं तो ये सीरियल में नजर आएंगे आपको अनिल जी बहुत जल्द। बहुत ही बढ़िया, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के दिनों में शुभ काम करने के लिए देरी नहीं। बताएं सर पिक ऑफ द वीक। देखिए, सबसे पहले तो फिर से एक बार वापस से बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का। और ऐसे सुन के बिल्कुल अच्छा लगता है, भले मैं करूं कि नहीं करूं, लेकिन ठीक बात है जी। तो अनिल जी ऐसा है, मार्केट्स के अंदर थोड़ा गैप डाउन देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा लाइट रहे और बाय करें ऐसा स्टॉक जिसके नाम में है लाइट, और स्टॉक है पीडीलाइट। पीडीलाइट के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। पीडीलाइट चार्ट्स के ऊपर मजबूत है। हफ्ते भर का व्यू लेके पीडीलाइट में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें 2780 2800 के आसपास। स्टॉक के अंदर 2750 का नीचे में सपोर्ट है, तो 2750 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 2850 2875, ये पीडीलाइट में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। और फिर और भी ऊपर के लेवल आएंगे, तो 2750 के स्टॉप लॉस से पीडीलाइट में खरीदारी करें 2850 2875 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए पीडीलाइट जहां पर रखनी नजर। बेसिकली कच्चा तेल गिरा है, उसका फायदा होने वाला है। एशियन पेंट्स भी रेडार पर है, हिमांशु जी के पीडीलाइट पसंद है सुमित जी को। और डिफेंसिव रुझान भी बाजार में इस समय आपको रखना जरूरी है, तो एफएमसीजी, फार्मा, इन्फो काउंटर्स पर भी रखनी नजर। आईटी का देखते हैं क्या हाल रहेगा, क्योंकि एक तरफ तो डॉलर आपको मजबूत होते हुए दिख रहा है, पर दूसरी तरफ पाउंड ने आज रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ है। तो जो यूके बेस्ड या यूके एक्सपोज्ड आईटी कंपनीज हैं उनको भी अपने रेडार पर रखिए। पर डिफेंसिव्स की बात चल रही है तो ब्रिटानिया, इस पर भी रखनी है नजर। कुणाल जी जरा एक बार इस पर राय दें। नए सीईओ साहब आ रहे हैं, रजनीत सिंह कोहली नए सीईओ हैं, वरुण बेरी साहब एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और साथ ही एमडी बने रहेंगे कंपनी के। जुबलेंट फूड वर्क में कोहली साहब ने काम किया है, एशियन पेंट्स और कोको कोला के साथ भी थे। जरा ब्रिटानिया के एक बार चार्ट देखें कुणाल जी, मैनेजमेंट जो नया है सीईओ।
देखिए दीपांशु, 2 दिन पहले मैंने ब्रिटानिया पर खरीदारी की राय दी थी और उस समय जिक्र किया था कि एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है जिसको ब्रॉडनिंग बॉटम यानी कि मेगाफोन पैटर्न कहा जाता है, और मुझे लगता है कि इस पैटर्न के दम पर 3900 के लेवल्स तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो खबर अच्छी लगती है और 3900 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, और इस तरह के बाजार में सेफ हेवन बाइंग होती है तो आमतौर पर FMCG स्टॉक्स के लिए अच्छा होता है। तो 3900 4000 के लेवल्स स्टॉक में आने की संभावना है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। बिल्कुल, तो ब्रिटानिया पर तो रखनी है नज़र। ये जो मैनेजमेंट बदलाव हुआ है ये एक फोकस में रखेगा ही कंपनी को। फोकस में रहने वाला है BPCL। इनके लिए एक इंटरेस्टिंग अपडेट आया है। अपस्ट्रीम कारोबार में भी अब ये जा रहे हैं, यानी कि ऑयल एक्सप्लोरेशन के कारोबार में भी जाएंगे। अभी तक तो रिफाइनिंग और साथ ही मार्केटिंग का काम था, अब एक्सप्लोरेशन में जाएंगे। ब्राज़ील के पेट्रोब्रा के साथ इन्होंने करार भी किया है, 160 करोड़ डॉलर का निवेश भी करने वाले हैं। जरा इसके चार्ट एक बार देखें सिमी जी, BPCL और कच्चा तेल ऑफ कोर्स, कच्चा तेल नीचे आ गया तो जो नुकसान होता है इनको कम होना चाहिए, वो भी। वैसे अभी तक दाम घटे नहीं है सर। काफी कितना, आई थिंक 2-2.5 महीने हो गए दाम नहीं घटे। हाँ, तो इसलिए अब इनकी अंडर रिकवरी है, वो भी खत्म होगी। मेरे ख्याल से अब तो मुनाफे में आ गया, अंडर रिकवरी आना चाहिए बिल्कुल इन लेवल्स पर। ये 8 महीने का निचले सर। एब्सोल्युटली। सिमी जी जरा देखें BPCL का चार्ट। दीपांशु, BPCL में मुझे लगता है कि चार्ट तो काफ़ी वीक है और यहाँ पे खरीदारी का सलाह देना मुश्किल है, पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर न्यूज़ अच्छा है तो ये भी बढ़ सकता है, पर 320 के ऊपर जाके ही कॉन्फिडेंस आएगी। 320 के ऊपर खरीदारी का सलाह होगा, वो भी 328 से 330 तक का रैली मैं एक्सपेक्ट करूंगी। 320 के ऊपर करंट लेवल पर कोई खरीदारी का सलाह नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए BPCL जिस पर आपको रखनी है नज़र। ये काउंटर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग आई है BPCL के लिए। PVR इंटरेस्टिंग खबर इसके लिए भी आई है। सिनेमा डे को ज़बरदस्त रिस्पांस मिलते हुए दिखा है। आपने ऑफकोर्स सिनेमा डे के साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे, कुछ बेहतरीन मूवी आइडियाज और पिक्स भी आई थी। हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी शानदार रिस्पांस मिला। टिकट सेल्स अनिल जी 65 लाख लोगों ने पिक्चर देखी है मूवी डे के दिन। 50 करोड़ का वो हुआ है। 75 रुपीज पर जो टिकट है सुपर हिट रहा। इनफैक्ट इतना सुपर हिट रहा कि अब इस हफ्ते ब्रह्मास्त्र के टिकट प्राइसेस 100 रुपए के लिए उन्होंने सेट कर दिए कि देखा है कि लोग आ रहे हैं, अगर आप प्राइस कम रख रहे हो तो लोग पिक्चर देखने जरूर आ रहे हैं। एक मिनट बंसल जी, मुझे लगता है दीप ने जो खबर बताई आपको एकदम समझ में आ गई। ब्रह्मास्त्र के लिए 100 रुपए रखे, मतलब जो लोग ब्रह्मास्त्र देखने जाएंगे उनको 100 रुपए मिलेंगे। ये हुआ तो अभी चलता या मतलब 100 रुपए में टिकट। बंसल जी आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, खबर सही क्या होगी? नहीं अनिल जी, ये खबर तो ये होनी चाहिए कि 100 रुपए मिलेंगे, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं है। और अनिल जी कुछ बुद्धिजीवी तो ऐसे हैं 75 रुपए के आगे अगर आप 1-2 जीरो भी लगा लें तो भी अपने 3 घंटे खराब नहीं करेंगे अनिल जी। तो ये सिर्फ ब्रह्मास्त्र में अनिल जी अट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं, और एक मीडिया का, एक प्रिंट मीडिया का, अनिल जी मीडिया गलत शब्द हो जाएगा, प्रिंट मीडिया का हाइप बना हुआ है कि ब्रह्मास्त्र की कलेक्शन हो रही है। अभी तो ये ब्रेक इवन से भी अनिल जी कोसों दूर है, तो ब्रेक इवन तक लाने की कोशिश हो रही है। शायद 75 रुपए में टिकट दे के ब्रेक इवन के आसपास पहुंच जाए। क्या होता है जो बंसल जी बोल रहे हैं वो बात सही है। ऐसा नहीं कि जहाँ इंसान होते हैं वहाँ कहीं कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबाव तो आता ही है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिस हो, कहीं भी हो। राइट। जितने भी आपको पावरफुल दिखते हैं ना लोग, उन पे भी सब पे दबाव होता है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी है, इतने सुपरस्टार है, कोई उसके लिए खराब कैसे लिखे? राइट। पता चला 7-7, 8-8 सुपरस्टार ने पता चला कि इंटरव्यू देने से मना कर दिया है इन्फॉर्मेशन। तो आज आपकी भी तो मजबूरी तो होती है, करना पड़ेगा बिल्कुल। उसमें बहुत कम लोग होते हैं, फिर कैसे लिखते, उसको लिखने का तरीका देखो। मैं आपको समझाता हूँ, किसी भी अखबार में अगर किसी फिल्म को लेकर लिखा, अगर आप इसके फैन हैं तो जरूर देखने जा सकते हैं, इसका मतलब समझ लो कि फिल्म बेकार है। हाँ, करेक्ट। अगर समझो मैं सलमान खान का फैन हूँ इसलिए देखने जाता तो मैं वापस दबंग देख लूंगा ना, ये वाली खराब क्यों देखूं फॉर एग्जांपल, ऐसा। या आपके इसके फैन है तो फिर इसका मतलब जहां भी ये लिखा हुआ है ना कि आप इसके फैन है तो देख सकते हैं, इसका मतलब लो जाओ मत भाइयों, फालतू मैं बोल नहीं सकता आपको खराब पिक्चर है, आप खुद समझ इनडायरेक्टली इसका मतलब ये कभी कभी ऐसा समझना पड़ता है। तो तारीफ में भी वो, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट है, थोड़ा वोल्ट रहेगा, ये इसका मतलब ये समझिए कि हमें पूरा 100% समझ नहीं आ रहा। हाँ देखेंगे आने दो। तो आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, ये रही बात। बट बॉटम लाइन है कि जो थिएटर स्टॉक्स हैं वहां पर आपको रखनी है एक बार नजर, उस पर भी करेंगे फोकस, राय भी लेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। उससे पहले एक बार फर्स्ट एड की करते हैं शुरुआत।